Bismillahirrahmanirrahim. So now we are starting with the last topic of the stomach, and this is gastric adenocarcinoma, which is a very important topic from prof point of view. Gastric adenocarcinoma नाम से ही जाहिर है कि ये malignant ट्यूमर है सरफेस एपिथेलियल सेल्स का. ठीक है. अब जो प्रॉफ में या वैसे आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएगा दैट मस्ट हैव सम क्लूज. ठीक है. तो एज जो होती है वो 55 ईयर्स से अबव होती है यूजुअली. उसके अलावा हिस्ट्री होगी उस पेशेंट की मंथ्स ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग. क्यों? इसकी रीज़न ये होती है कि नोजिया एंड वॉमिटिंग अर्ली साइंस होते हैं लेकिन उस वक्त डिटेक्ट नहीं होता, तो बाद में हिस्ट्री उसकी होती है कि कॉन्टीन्यूस नोजिया होता है, बहुत अरसे से वो बताते हैं. वेट लॉस, अनीमिया एंड हेमरेज जब होता है तो तब फर्दर एवेल्यूएशन की जाती है और तब पता चलता है कि ये बेसिकली सिंपल सिम्टम्स नहीं हैं, ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा. एली सटाइटी. सटाइटी होता है कि जब आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस फील हो, आपको भूख ना लगे. ये बेसिकली डिफ्यूज टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा, हम आगे देखेंगे, उसके साथ होती है. सीटी स्कैन के ऊपर क्या होगा? वॉल थिननेस नज़र आएगी और एंडोस्कोपी पे लॉस ऑफ रूगी नज़र आएंगे. ये वैसे इतने स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि वॉल थिकनेस एच पाइलोराई के साथ भी नज़र आ सकती है. लॉस ऑफ रूगीज जो हैं वो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस के साथ नज़र आ सकती हैं. नॉट वेरी स्पेसिफिक. अब मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ पे हो सकता है? सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स में अगर होगा, विर्शुस नोड जिन्हें हम कहते हैं, और ये अगर होंगे तो ये ट्रोजियर साइन पॉजिटिव है और ये अक्सर जो SCQ लिखा हुआ होगा उसके अंदर बता दिया जाता है कि वहाँ पे भी लिम्फ नोड को पालपेट किया गया एंड दैट इज़ पॉजिटिव. पेरियम्बलाइकल लिम्फ नोड्स में हो सकता है, लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में हो सकता है, ओवरी के अंदर हो सकता है, पाउच ऑफ डगलस. इनके बाकी नाम भी हैं, ये भी लिखे हुए हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए. अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के रिस्क फैक्टर हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, होस्ट फैक्टर्स हैं और जेनेटिक फैक्टर्स हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एच पाइलोराई इन्फेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही गैस्ट्राइटिस कराता है और वो फर्दर एडिनोकार्सिनोमा की तरफ लेके जाते हैं. डाइटरी फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स फूड्स के अंदर होते हैं, प्रिजर्व्ड फूड्स के अंदर स्पेशली. तो वो नाइट्रेट्स होते हैं, वो नाइट्राइट्स बनाते हैं और वो नाइट्राइट्स होते हैं वो बहुत हैजर्डस होते हैं, वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करा सकते हैं. उसके अलावा स्मोक्ड फूड्स जो अक्सर खाई जाती हैं, स्मोक की जाती हैं, ग्रिल की जाती हैं, उनके अंदर बेंस्पेरिन होता है विच इज़ ऑल्सो वेरी कंटेजियस फॉर स्टमक. फूड विद एक्सेस सॉल्ट एंड पेपर्स. ठीक है. लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा तो ऑब्वियसली कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन होगी, तो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर. रबर एंड कोल फैक्ट्री वर्कर्स, दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर. तो एच पाइलोराई इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक और रबर एंड कोल वर्कर. ठीक है. होस्ट फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि उसको पहले से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी की गई है, गैस्ट्रिक डिस्प्लेजिया या एडिनोमास पहले से प्रेजेंट है और उनका साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर है, दैट इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर. और मैनिट्रस डिजीज़ है, उसको हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्रोफी, हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है इसे, बैरेट इसोफेगस. ये सारे होस्ट फैक्टर हो सकते हैं, यू हैव टू लर्न देम. अच्छा, और ये मैंने पहले बताया कि ये कैंसर की तरफ क्यों लीड कर सकते हैं, तो वी हैव एक्सप्लेन दिस वेल. जेनेटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? ब्लड ग्रुप ए जो होता है ना, ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होता है हमारे पास जो डिफ्यूज टाइप होती है उसके साथ. फैमिली हिस्ट्री है अगर गैस्ट्रिक कैंसर की, या उसको कोई और कोलॉन के कैंसर्स हैं जैसे नॉन पॉलीपोसिस कोलॉन कैंसर है या फेमिलियल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा सिंड्रोम है. साइट कहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो ये पाइलोरस एंड एंट्रम मेनली. ठीक है. और अगर बहुत स्पेसिफिक है तो लेसर कर्वेचर ऑफ एंटारो पाइलोरिक रीजन. ठीक है. ये सपोजिंगली स्टमक है which I did not make well. तो ये इसका लेसर कर्वेचर का एंट्रोपाइलोरिक रीजन का जंक्शन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है. ओके. अब हम ना जो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा है इसको 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइट वो हमने कर लिया. ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ क्या, अगर ये शैलो है, ये डीप है, म्यूकोजा सब म्यूकोजा को क्रॉस कर रहा है या उससे भी डीप जा रहा है, या फिर ग्रोथ पैटर्न की बेस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर इसकी एक और क्लासिफिकेशन है लॉरेंट क्लासिफिकेशन जो कि हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे है. तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं. लॉरेंस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स होती हैं एडिनोकार्सिनोमा की. ठीक है. एक होती है इंटेस्टाइनल टाइप और दूसरी होती है डिफ्यूज टाइप. अब जो इंटेस्टाइनल टाइप होती है
इसका प्रीकर्सर लेजन होता है गैस्ट्रिक डिस्प्लेजिया। ऑब्वियसली डिस्प्लास्टिक चेंजेस पहले से आएंगे दैट विल लीड टू इंटेस्टाइनल टाइप। पैथोजेनेसिस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस है जी, म्यूटेशन होती है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, ठीक है। ये एक हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, इसके अंदर म्यूटेशन होती है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, एपीसी ट्यूमर सप्रेसर जीन। और दूसरी म्यूटेशन होती है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द बीटा कैटेनिन, ठीक है। बीटा कैटेनिन और एपीसी की म्यूटेशन की वजह से विंट सिग्नलिंग पाथवे जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो लीड करता है टुवर्ड्स इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। सो एडिनोकार्सिनोमा बेसिकली एक क्या है, एपिथेलियल सेल्स का ट्यूमर है। इसकी दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स लॉरेन क्लासिफिकेशन पे। एक इंटेस्टाइनल टाइप, उसके प्रीकर्सर लेजन्स होते हैं गैस्ट्रिक डिस्प्लेजिया या एडिनोमास, पहले से प्रेजेंट है। फर्दर जेनेटिक म्यूटेशन किसकी चीज़ में आती है, एपीसी जीन के अंदर एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, और दूसरा है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, मतलब उसका फंक्शन इन्हांस हो जाता है बीटा कैटेनिन का, और उसकी वजह से वेंट सिग्नलिंग पाथवे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, दैट विल लीड टू इंटेस्टाइनल टाइप। अब आते हैं डिफ्यूज टाइप के अंदर। डिफ्यूज टाइप के अंदर डिफ्यूज वर्ड से क्या समझ आता है, डिफ्यूज वर्ड से समझ आता है फैला हुआ, बिखरा हुआ। अब हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान जंक्शंस होते हैं, कैडहेरेंस होते हैं। तो ई कैडहेरेन क्या है, अगर वो इकट्ठा होगा तो सेल बाइंडेड होंगे, ठीक है। वैसे ही मैं समझा रहा हूँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस। सो यहाँ पे डिफ्यूज से समझ आता है कि यहाँ पे लॉस ऑफ ई कैडहेरेन होता है, और वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन CDH1, ठीक है। दूसरी म्यूटेशन इसमें देखी जाती है BRCA2 म्यूटेशन। ये दोनों जो हैं ये म्यूटेशन होती हैं, ऊपर वाले में APC की और दूसरी बीटा कैटेनिन की थी। इसमें हमारे पास BRCA2 और दूसरी है CDH1 की म्यूटेशन, ठीक है। मेनली इसमें MCQs पूछा जाता है ये कैडहेरेन के लॉस किस टाइप ऑफ किस टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा के साथ रिलेटेड है। सो इट इज रिलेटेड टू डिफ्यूज टाइप। दोनों के अंदर म्यूटेशन देखी जा सकती हैं। बाकी ट्यूमर सप्रेसर जीन जो हैं TP53 टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा वगैरह की म्यूटेशन अगर हो जाए दैट कैन ऑल्सो बी अ रिस्क फैक्टर। अब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। जैसे हमने पहले इंटेस्टाइनल टाइप देखी, उसके अंदर APC और बीटा कैटेनिन की म्यूटेशन थी। अब इसकी ग्रॉस अपीयरेंस आपको कैसी नजर आ रही है, ग्रॉस अपीयरेंस है जी पोलीपॉइड बल्कि ट्यूमर बना रहा है जो कि अल्सरेटेड हो सकता है। अब देख रहे हैं ये एक पॉलिप की तरह बाहर उभरा हुआ है और इसके सेंटर में क्या हुआ है, अल्सर हुआ है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे क्या नजर आएगा, अब ये बड़ा इजी है माइक्रोस्कोपी अगर इसकी देखें तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया नजर आएगा, ठीक है। जहाँ पे होगा वहीं पे ये जो हमारे पास इंटेस्टाइनल टाइप नाम से इधर है, इंटेस्टाइनल टाइप, इंटेस्टाइनल डिस्प्लेजिया जहाँ पे हुआ है वहाँ पे मेटाप्लेजिया हुआ है वहाँ पे होगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया किस में होता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, कौन सी टाइप, ऑटोइम्यून में, ठीक है। सो यहाँ पे नज़र क्या क्या आएगा, यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो आपस में कोहेसिव होंगे, अनलाइक डिफ्यूज टाइप में क्या होगा, बिखरे हुए होंगे। ये क्या है, कोहेसिव सेल्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब इनके अंदर क्या हो रहा है, ये ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर में दो तरह के, या तो उनके सेंटर के अंदर हमें म्यूकिन नजर आएगा, म्यूकिन विक्यूल नजर आएगा, या उनके सेल्स के एपिकल्स, ठीक है। ये देख रहे हैं एपिकल म्यूकिन प्रेजेंट है सेल्स के अंदर, ये सेल है, ठीक है। और इसके यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एपिकली प्रेजेंट है, या फिर क्या है कि सेंटर ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट है, म्यूकिन प्रेजेंट है, ठीक है। एपिकल म्यूकिन विक्यूल्स, ठीक है, ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, या एपिकल प्रेजेंट है, ये एपिकल प्रेजेंट है और ये म्यूकिन के उसके अंदर प्रेजेंट है, ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। कोहेसिव सेल्स हैं जो कि ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उनके ल्यूमेन में, ग्लैंड लाइक ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, तो ये इसकी मेन है, क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, सिंपल है। तो इसके ग्रॉस पे किस तरह नजर आएगा, पोलीपॉइड लीजन होगा, उसके सेंटर में अल्सरेशन नजर आएगी, ठीक है। और माइक्रोस्कोपी में हमें नजर आएगा इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजी वाले एरिया में कोहेसिव सेल्स होंगे जो कि ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, और उनके या एपिकल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सेल्स के अंदर म्यूकिन से भरे हुए, या फिर वैक्यूल्स इनके सेंटर में बनाएंगे, मतलब जो ग्लैंड बनाया ना इनके सेंटर में हमारे पास सेंट्रल ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होगा म्यूकिन, ठीक है। ओके, दूसरी टाइप थी डिफ्यूज टाइप या इन्फिल्ट्रेटिंग टाइप, नाम से ही जाहिर है। डिफ्यूज से क्या समझ आता है, ठीक है। ये जो है कोई ऑब्वियस मैस लेजन नहीं बनाएंगे जैसे उसने बनाया, ठीक है, इस तरह का कोई लेजन नहीं बनाएंगे, ठीक है।
ये फैले हुए होंगे, इन्फिल्ट्रेट किए होंगे इन्होंने वॉल को, ठीक है। अब वॉल जो होती है उसकी थिकनेस हो जाती है, ठीक है, और रिजिड हो जाती है। अब जब वो रिजिड होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपको ये पिक्चर नज़र आ रही हुई है तो ये वॉल का जो क्या कहते हैं ल्यूमेन है स्टमक का, वो बहुत कम हो गया हुआ है, ल्यूमेन बहुत कम रह गया हुआ है, ठीक है। इसकी रीज़न एक होती है, ठीक है, इसकी रीज़न ये होती है कि ये डेस्मोप्लास्टिक चेंज करते हैं। उसकी वजह से डेस्मोप्लास्टिक चेंज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है आफ्टर सम इंजरी, ठीक है। और रूगल फोर्स जो होते हैं वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, फ्लैट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जो स्टमक है वो डिस्टेंट नहीं होता, वो हार्ड हुआ होता है, ठीक है। उसका ल्यूमेन जो होता है वो नैरो हुआ होता है और एक लेदर बॉटल अपीयरेंस देते हैं, मतलब ये देखिए ना, नैरो सी इसकी ल्यूमेन रह गई हुई है। तो ये ग्रॉस अपीयरेंस है। ग्रॉस अपीयरेंस पे क्या नजर आ रहा है, लेदर बॉटल अपीयरेंस, जिसको हम लेंटिस प्लास्टिका कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि इसके स्टमक में कोई ऑब्वियस लीजन नहीं होते, लेकिन ये क्या होते हैं, इंटायर स्टमक के अंदर फैले हुए होते हैं, ठीक है। ये बात वो ज़्यादातर कहाँ पे होते थे, वो स्पेशली फंडिक रीजन के अंदर होते थे या ऑक्सेंटिक म्यूकोजा वाले एरिया के अंदर होते थे, ठीक है। अच्छा, अब माइक्रोस्कोपी पे क्या होंगे, डिस्क कोहीसिव सेल, वो कोहीसिव सेल थे और क्या बना रहे थे, स्ट्रक्चर, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे। ये ऐसा कुछ नहीं बना रहे क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इक्विडेरेंस, सेल जो है आपस में इकट्ठे नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो वैक्यूल बनते हैं, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस दे रहे हैं। ये रिंग आप देखिए, रिंग सॉरी, ये अगर आपने अंगूठी इस तरह पहनी हुई है ना, सिग्नेट सेल, उसमें क्या होता है कि वैक्यूल के अंदर इतना म्यूकस पड़ा होता है कि वो पुश कर देता है न्यूक्लियस को एक साइड पे, तो वो सिग्नेट सेल अपीयरेंस देते हैं, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। ट्यूमर सेल contain abundant mucin which expand the cytoplasm and pushes the nucleus to the periphery creating signet ring appearance, ठीक है। ओके, अब हम इसकी इसी बेस पे जो हमने क्लासिफिकेशन की उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। डिफ्यूज टाइप फेमिलियल इसके हो सकते हैं जेनेटिकली, और इंटेस्टाइनल टाइप एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है। गैस्ट्रिक एट्रोफी, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, मैंने आपको बताया कि ये गैस्ट्राइटिस जो कि ऑटोइम्यून होते हैं उसके साथ ज़्यादा रिलेटेड है। इसके अंदर रिस्क फैक्टर है ब्लड टाइप ए वाले लोगों का। मेल टू फीमेल रेशो ज़्यादा है इंटेस्टाइनल टाइप की, जबकि फीमेल टू मेल रेशो डिफ्यूज टाइप में ज़्यादा है। इसके अंदर मेनली ग्लैंड फॉर्मेशन होती है, मतलब मैंने आपको बताया कि ये कोहेसिव सेल होते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लैंड लाइक, और उसके अंदर या एपिकल सेल्स के अंदर एपिकली प्रेजेंट होता है म्यूकिन, या ल्यूमिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो होते हैं ये पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, डिस्क कोहेसिव होते हैं क्योंकि ई एडहेरेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है, मेन पैथोलॉजी इसकी है ये, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, एपीसी जीन की म्यूटेशन होती है, मैंने आपको बताया था, और दूसरी होती है इसके अंदर म्यूटेशन बीटा कैटेनिन की, जबकि इसके अंदर ई एडहेरेंट की लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, जो कि होता है मेनली CDH1 जीन की डिफेक्ट की वजह से। दोनों के अंदर P53 P16 की म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। अब आती है एक और क्लासिफिकेशन जो कि हम इसको कर सकते हैं एडिनोकार्सिनोमा के एक और बेस पे मैंने कहा था क्लासीफाई कर सकते हैं, वो है इसके ग्रोथ पैटर्न के ऊपर। या तो ये क्या हो सकते हैं, टाइप 1 जिसको हम कहते हैं एक्सोफिटिक, ठीक है। एक्सोफिटिक का मतलब ये है कि ये क्या होंगे, सरफेस से बाहर पोलीपॉइड बनाए रहे होंगे। या फिर ये दूसरे हो सकते हैं अल्सरेटिव, जिसमें आप अगर आप यहाँ पे देखें इस पिक्चर को गौर से, इसके अंदर ऊपर वाली लेयर है, ये है सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली लेयर जो है ये हमारे पास है म्यूकोजा की, फिर नीचे सब म्यूकोजा की है, ये मस्कुलरिस किया है, ये एडवेंटिशिया किया, ठीक है, ये सिरोजा किया। तो ये जो है सुपरफिशियल है, पोलीपॉइड है, बाहर की तरफ घूम रहे हैं। दूसरा है अल्सरेटिव, जो कि अंदर की तरफ इस तरह लिजन कर रहा है, ये नेक्रोटिक एरिया है इसका और ये अंदर की तरफ अल्सरेट कर रहा है। तीसरी टाइप जो है ये क्या है, इन्फिल्ट्रेटिव अल्सरेटिव है। इन्फिल्ट्रेटिव अल्सरेटिव से मुराद ये है कि अल्सरेटिव तो है ही है, लेकिन ये बाकी सारी जगहों पे भी इन्फिल्ट्रेट कर रही है नीचे वाली लेयर्स के अंदर। और आखिरी जो है वो डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव है, वो तकरीबन हर जगह पे फैली हुई है, ठीक है। तो ये है ग्रोथ पैटर्न की बेस पे। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इसके क्या हो सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि किस कहाँ तक पहुँचा है एडिनोकार्सिनोमा ऑन द बेसिस के वो उसकी डेप्थ ऑफ इन्वेजन कितनी है, शैलो है या डीप है, एक्सटेंट कहाँ तक वो फैला है, किस लिम्फ नोड तक है, और डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ और फैल चुका है। तो ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट UQ है ये। तो आई कैन रिवाइज यू वेरी क्विकली। एडिनोकार्सिनोमा एपिथेलियल सरफेस एपिथेलियल सेल्स का ट्यूमर है। 2 टाइप्स होती हैं इसकी, रिस्क फैक्टर इसके हो सकते हैं जेनेटिक हो सकते हैं, होस्ट फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, दो टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ये लॉरेंट क्लासिफिकेशंस, इंटेस्टाइनल टाइप, डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टाइनल टाइप में पॉलीपोसिस कोलाए, एपीसी सिंपल कह लें आप, ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन होती है और साथ में बीटा कैटेनिन की होती है। इंटेस्टाइनल टाइप की मॉर्फोलॉजी किस तरह की होगी, एक पॉलीपॉइड लीजन होगा उसके सेंटर में, ग्रॉसली हमें नजर आ रहा होगा, अल्सरेशन हुई होगी, और उसकी जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर होगी उसके अंदर हमें क्या नजर आएगा कि ग्लैंड्स बनाएंगे, ये सारे कोहेसिव सेल्स होंगे, ग्लैंड बनाएंगे, उनके सेंटर ल्यूमेन के अंदर म्यूकिन प्रेजेंट होगा या सेल्स के एपिकल एरिया के अंदर म्यूकिन प्रेजेंट होगा। दूसरे होते हैं हमारे पास डिफ्यूज टाइप CDH1 की म्यूटेशन जो कि लीड करती है टुवर्ड्स द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ई कैडहेरिन। तो सेल्स जो होंगे वो डिफ्यूज्ड होंगे, ठीक है, कोई कोहीजन नहीं होगी उनके अंदर, वो कोहीजिव नहीं होंगे, ठीक है। और वो किस तरह की अपीयरेंस देंगे, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देंगे। विक्यूल ने म्यूकिन वाले ने पुश किया होगा न्यूक्लियस को पेरीफ्री पे, तो वो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देंगे, ठीक है, इस तरह। और इसके अंदर जो हमारे पास क्रॉस पे नजर आएगी वो होगी लेंटिस प्लास्टिका, मेनली लेदर बॉटल अपीयरेंस। उसमें ये होता है कि डेस्मोप्लास्टिक चेंजेस आते हैं जो कि क्या करते हैं कि स्टमक को नॉन डिस्टेंडेबल बना देते हैं, ठीक है, वॉल बहुत रिजिड हो जाती है कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।